Yes. Good morning, students. As we have discussed about the law of conservation of mass. हमने कौन सा डिस्कस किया था अभी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसमें क्या डिस्कस किया कि कोई भी दो सब्सटेंस जैसे A plus B है, when they combine together they will form C and D. दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? C और D बनाते हैं. The sum of the reactant means sum of reactant will be equal to the sum of product formed. Right? And this law was given by Antoine Lavoisier in 1798. So according to this law, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितना सम ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही सम ऑफ द प्रोडक्ट बनेगा और कोई भी मास ना तो नया आएगा ना डिस्ट्रॉय होगा. वो किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर. किसके अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास. Today we will start about the law of definite proportion. Before starting the law of definite proportion, we should know the atomic masses of the different elements. As we have discussed that there are different type of the elements in which we have discussed about the first 20 elements, atomic number and atomic mass. We will discuss 1 by 10 and then again 10. Serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये क्या बताया था मैंने? हाइड्रोजन, हीलियम. एलिमेंट सिंबल की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे ताकि इजी हो जाए. हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. Hi, hello, listen, BBC news on Friday night. We have discussed that. तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? जो मैंने सीरियल नंबर लिखा है वही इसका एटॉमिक नंबर होगा. राइट? तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, यानी ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे. हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है एंड नियोन का क्या आपका 10 है. तो एटॉमिक मास क्या होगा? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है ये यहाँ लिख रखो ताकि ये हो जाए. That will be equal to 1. हीलियम का कितना होता है? 4. लिथियम का कितना? 7. अभी बताऊंगी कैसे आप लिख सकते हो. इसका कितना होगा? 8. 9. इसका कितना होगा आपका? 10. 11. इसका कितना होगा? 12. इसका कितना होगा? 14. इसका 16 और इसका 19 और इसका 20. So there is to calculate the atomic mass or to learn the atomic mass, the odd number, the atoms or the elements which are having the odd number का डबल करके +1 कर दीजिए. जो एटॉमिक नंबर है उसको डबल करके +1 कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा? एटॉमिक मास निकल जाएगा. एक्सेप्शंस है किस किस के? हाइड्रोजन के अंदर आपके और इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर अभी मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको ओड नंबर की. हाइड्रोजन के अंदर और नाइट्रोजन के अंदर जो आपकी एक्सेप्शन है कि यहाँ पे 15 आना चाहिए था, यहाँ 1 into 2 + 1 आना चाहिए था, यहाँ 3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ कितना आपका 14 है. ये आपकी क्या एक्सेप्शन है. जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड द नाइट्रोजन, दैट इट विल कम्स आउट टू बी 1 and 14 respectively. What does it mean? It does not follow the law कि एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए डबल करके 1 करते. किसके लिए? ऑड नंबर से. देखो हीलियम का 2 into 4 है, 2 2 4 और इसका बेरिलियम का 4 into 9, यानी ये भी क्या हो गया आपका? एक्सेप्शन हो गया. कि जो आपके इवन नंबर वाले एटॉमिक नंबर्स है उसमें आपने उसको क्या करना है? सिंपली डबल करना है. यहाँ पे आपके एक्सेप्शंस क्या रहते हैं? बेरिलियम. तो 3 एक्सेप्शंस होगी यहाँ पे. हाइड्रोजन होगी एक एक्सेप्शन और एक आपकी क्या होगी? बेरिलियम होगी और एक आपकी क्या होगी? नाइट्रोजन होगी. बाकी में देखें 8 2 16, 9 2 18 + 1 और 10 2 20. यानी जब आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करनी है तो यू शुड नो अबाउट द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर यदि आपका इवन होगा तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से. और यदि एटॉमिक नंबर आपका ओड में है तो 2 into 2 करके +1 कर दीजिए तो आपका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास निकल जाएगा उससे. ठीक है? ये कितना ही बताया मैंने फर्स्ट 10 एलिमेंट्स का. नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स का मैं आपको बताती हूँ.
नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स में सीरियल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। आपका 11 नंबर पे सोडियम, 12 पे क्या आएगा मैग्नीशियम, जिसको वैसे लिख देती हूँ NaMg, naughty Maggie, always shy, please stop clapping around King Castle। ये बताएगा naughty Maggie, always shy, please stop clapping around King Castle। तो ये बताएगा इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। राइट, तो ये क्या हो गया एटॉमिक नंबर। अब क्या बताया जो ऑड नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर आपको क्या करना है उसमें +1 करना है। तो 11 2 से 22 + 1 23, 12 24, यहाँ कितना हो गया 27, ये कितना हो जाएगा आपका 28, ये कितना हो जाएगा आपका 31, ये कितना होगा आपका 32, ये आपका कितना होना चाहिए 35, बट इट विल बी 35.5। ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों 35.5 होता है। ये कितना होगा आपका 36, ये आपका कितना होगा 39 और ये क्या होगा आपका 4। राइट, तो जो भी आपका ऑड नंबर है +2 × 2 + 1 और जो इवन नंबर है सिंपली आपने क्या करना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। राइट, तो इसमें मैंने जो आपको 35.5 बताया दैट विल बी एवरेज एटॉमिक मास। It is not the mass, it is the average atomic mass. What do you mean by average atomic mass? It means that this element or this atom exists in the different forms in the environment. कि ये जो क्लोरीन है ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एनवायरनमेंट में पाया जाता है, और जब हम उनके सबके मास को प्लस करते हैं और तो जब उसका एवरेज निकालते हैं तो वो आपका क्या निकलता है 35.5 निकलता है। यानी एग्जांपल देके कहूं कि जो ये क्लोरीन है ये 2 फॉर्म में मिल रहा है और दोनों के मास को मैं मल्टीप्लाई करूं प्लस करूं और 2 से डिवाइड करूं तो आपका जो एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा 35.5। तो दिस इज अबाउट द ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल अप टू एलिमेंट्स 20। अब ये आपको जब एटॉमिक मासेस इनके पता चल गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ इट विल बी एक्सप्लेन, अब हम करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो। राइट, it means when 2 or more elements combine together to form a compound, the ratio of the elements in that compound will be fixed. It does not depend upon from where or how they will be prepared. कहाँ से आए, कैसे प्रिपेयर किए गए, it doesn't matter. सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा ये लॉ कि this law tells you that the elements which are present in a compound that are having the fixed composition or fixed ratio from where they are formed. It does not depend how they will be prepared. जैसे for example, I am taking the example of water. This water can be found in the different types. ये आपका different type से क्या हो सकता है, आपका बन सकता है जैसे लेबोरेटरी में बना लिया, आपका रेन हाउस का ले लिया, सबमर्सिबल का ले लिया, सीज का ले लिया, ओशियंस का ले लिया, आप कहीं से भी वाटर का लिया, चाहे केमिकली प्रिपेयर किया आपने कुछ भी लिया, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो का दैट विल बी फिक्स्ड बाय देयर एटॉमिक मासेस। इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास, इसलिए मैंने पहले आपको एटॉमिक मासेस बताया कि किस एलिमेंट का कितना हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि दिस लॉ वाज गिवन बाय द जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, इस जोसेफ प्राउस्ट ने क्या कहा, इन अ केमिकल रिएक्शन all the elements present in a compound have their fixed ratio according to their atomic masses. Understand? For example, if we want to prepare the water, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सिंपल बता रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन ली और ऑक्सीजन ली और मॉलिक्यूल बनाया वाटर। अब यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे क्या है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन का 2 है तो 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बता दिया कि ये इतना हो सकता है। एक हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक मास बताया था मैंने 1, तो 2 into 1 into, लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली कि कैसे मैं इसको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, जब दो हाइड्रोजन एटम ने कंबाइन किया तो क्या बना, मॉलिक्यूल बना। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, एक, तो कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, और बाहर कितना लगा, 2, और किसका देखो कितने एटम्स है, 2, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बताया था मैंने, 60, तो 2 2 जा 4 और ये 30, राइट, तो 4 रेशियो 32, जब इसको कट करोगे तो किसका रेशियो आएगा, 1:8। So the hydrogen and the oxygen always combines in the ratio of 1:8 by their atomic masses to form the water molecule, one water molecule, right? So what does it mean? Means 1 gram of the hydrogen combines with 8 gram of the oxygen to form 9 gram of the water molecule. समझ में आया? दोबारा सुनो, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना बताया था, 1, 2 हाइड्रोजन है 2, और बाहर 2 लगा दो, 2 2 2 4 4 आ गया, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया हमने, कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ, 2 into 16 32 ग्राम के साथ, और जो इसका रेशियो निकला वो कितना है, 1:8, यानी 1 ग्राम आपकी हाइड्रोजन कंबाइन करेगी कितने ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, और क्या बनाएगी, 9 ग्राम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बनाएगी। इसका मतलब है कि दिस ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास, 1 + 8 कितना बनाएगा, 9 ग्राम बनाएगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम इससे कि भाई मैंने क्या कहा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और 8 ये 1 ये, तो टोटल कितना हो गया, 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसने कितने ग्राम वाटर बनाया, 9 ग्राम, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द 3 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन, मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन दी है, और वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बना। अब मैं कहूंगी मेरे को 3 ग्राम इन्होंने क्या दी है, हाइड्रोजन दी हुई है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं लिखूं मैं, सिर्फ हाइड्रोजन लिखूंगी, एंड वी आर हैविंग द 324 30 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। So how much amount of the water molecules will be formed and what will be left in that? इन्होंने पूछा कि मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन दी गई है और 30 ग्राम ऑक्सीजन दी गई है, तो आपको बताना है कितना वाटर मॉलिक्यूल बना और कितने ग्राम कौन सी अनरिएक्टेड है। अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं, मैंने कहा कि 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन कर रही है, 8 ग्राम के साथ, तो 3 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगी, 3 into 8 24, तो 24 ये हो गया, 3 हो गया, तो टोटल कितना होगा, 27 ग्राम ऑफ वाटर। तो उससे टोटल कितना बना है, 27 ग्राम ऑफ वाटर। अब कितने ग्राम यूज हुई है मेरी यहाँ से, 24 ग्राम, 3 कितनी है, 30 ग्राम, तो ऑक्सीजन लेफ्ट कितनी होगी, डाउट नहीं, ऑक्सीजन लेफ्ट कितनी होगी, 30 minus 24 that will be equal to 6 ग्राम, तो 6 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन बच भी गई, और 3 ग्राम मेरी हाइड्रोजन पूरी की पूरी यूज हो गई, और आपका क्या हो गया, 6 और 27 ग्राम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो यानी आप इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से बता सकते हो व्हिच विल बी रिमेन अनरिएक्टेड। अब इसमें मैंने क्या बताया, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 30 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन, राइट। अब मैं कहूं कि मेरे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, राइट, और 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है इन्होंने, तो व्हाट विल बी रिमेन अनरिएक्टेड एंड what will be the amount of the product formed। अब देखो 1 ग्राम के साथ कितनी कंबाइन कर सकते हैं, 8 ग्राम, तो 5 ग्राम के साथ कितनी चाहिए मुझे, 40 ग्राम, राइट, लेकिन यहाँ पे कितनी रही है, 16 ग्राम, तो 16 ग्राम का मतलब है 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन कर रहा है, 8 ग्राम से, तो 16 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा, 2 ग्राम के साथ, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करेगी किसके साथ, 16 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, और आपका 6 + 2 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और कितनी अनरिएक्टेड रहेगी, 3 ग्राम ऑफ द अनरिएक्टेड हाइड्रोजन विल बी देयर, यानी एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ले ली, और उसमें से क्या बच गई, आपके 3 ग्राम हाइड्रोजन मेरी बच गई, और 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेरा बन, राइट।
तो दिस विल बी नोन एज योर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी तरह से एक लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, वो आपके सिलेबस, इसमें एक दो एग्जांपल और दे देती हूँ मैं आपको, one more example or two more example will be, so that you will be able to understand that what do you mean by the law of constant proportion. This is about your water molecule. Second will be, for example, you are having the carbon plus oxygen, that will form the carbon dioxide. Right? This carbon dioxide, as I told you, the mass of the carbon is 12. मास कितना इसका 12 है, और इसका 2 into 32 है, कितना 16, सॉरी 32, तो 12 रेशो 32 हो गया, 3 रेशो कितना हो गया 8. तो it will be always calculated that where the carbon dioxide is formed, either by the burning of the carbon wood or your paper or any other material which are having the carbon, or you are preparing the carbon dioxide in the laboratory, you will always see that the ratio of the carbon and the oxygen will be always 3:8. ये हमेशा क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा, यानी 3 ग्राम हाइड्रोकार्बन कितने साथ कंबाइन करती है, आपकी 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द 11 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. अंडरस्टैंड? तो 3 ग्राम ने किसके साथ कंबाइन किया, 8 ग्राम. सिंपली कह सकते हैं, यानी आपको 6 ग्राम दिए तो आप कितने के साथ कंबाइन करोगे, डबल इसका कर दिया तो 16 ग्राम के साथ हो जाएगा. तो इट विल बी ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ किसका 3:8. नेक्स्ट एग्जांपल, इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया, when nitrogen combines with hydrogen, there will be always formation of the ammonia. तो नाइट्रोजन 7 for 2 into 14, ये कितना 3 into 1 into 2, ये कितना हो गया 28, और ये कितना हो गया आपका 4, राइट, सॉरी कितना हो गया 6, 3 2 6, तो ये कितना हो गया 14, और ये कितना हो गया रेशियो 3, यानी 3:14:3, यानी 14 ग्राम of the nitrogen always combines with the 3 gram of the hydrogen to form 17 gram of the ammonia. तो 17 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए ऑलवेज इसका रेशियो क्या रहेगा आपका 14:3 by their atomic masses. Understand? That will be known as your law of the constant proportion. Constant का मतलब फिक्स और proportion का मतलब रेशियो, कि कहीं भी आपका जो भी एलिमेंट बनेगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे they will be always present in a fixed ratio by their atomic mass. हम इसको atomic number से calculate नहीं कर सकते, हम इसको calculate कर सकते हैं by their atomic mass. Understand? That will be known as your law of constant proportion. This is also known as law of definite proportion. इसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं. अंडरस्टैंड? दैट विल बी नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, व्हिच वाज गिवन बाय द जोसेफ क्राउस. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, in a compound the elements present always in a fixed ratio by their atomic masses. Understand? That is your law of constant proportion. Next law जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. जैसे डेफिनेट प्रोपोर्शन था, ऐसे एक होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. जैसे उसमें मैंने बताया था कि जो दोनों कंपाउंड है दैट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो. In this, the different in a compound, when 2 or more elements combine together, one will be in the constant and other will be having the multiple of it. कैसे? जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी थोड़ी सी ऑक्सीजन है तो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है. यदि मेरे पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी. तो यहाँ पे कितना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. इसका कितना हो गया 12:32, 16 1 है ना, और इसका कितना हो गया 12:30. तो इसको करोगे तो कितना आएगा 3:4, और ये क्या होगा 3:8. देखो इसमें कार्बन का आपको हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन किसका चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है. दैट विल बी द मल्टीपल, यानी 4 2 18, राइट. दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ द चेंजिंग वन. जिस एलिमेंट का रेशियो चेंज हो रहा है दैट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये किसका दिया मैंने आपको, कार्बन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का. उसी तरह से एक वाटर है और एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी जब लिमिटेड सप्लाई करेंगे इसकी
तो वाटर बनेगा, जब एक्सेस होगी तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 2:2 आपका किससे प्रेजेंट है 16 में, ये 2:32 में, यानी करोगे तो 1:8 और ये 1:60, 1 विल बी सेम, यानी हाइड्रोजन विल बी ऑलवेज प्रेजेंट इन द फिक्सेशन, यानी एक एलिमेंट हमेशा फिक्स मिलेगा और दूसरा क्या होगा, इज द मल्टीपल ऑफ द अनदर, दूसरा क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल हो जाएगा किसका, जो चेंज हो रहा है हर बार में, that will be the law of the multiple proportion. Understand that? Is there any doubt related to that? You can ask me. Is there any doubt? No one. Okay. Now we will start about the Dalton's atomic theory. So John Dalton was the scientist which gave the idea about the atom. So John Dalton था साइंटिस्ट, उसने आइडिया दिया किसका, एटम का। उसने बताया एटम क्या होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, मल्टीपल में करते हैं, सब कुछ इसके द्वारा बताया गया, किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, और उसी के अकॉर्डिंग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन्हें एक थ्योरी दी एटम से रिलेटेड, दैट विल बी नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड दिस थ्योरी हैविंग द 6 postulates. Understand? इसके 6 postulates है, you have to learn each and every, and that will be in the sequence. हमेशा किसके अंदर होंगे, सीक्वेंस के अंदर होंगे। There are only 37 students are there. Just tell other students that they will be marked absent, even giving that information again and again. So John Dalton's theory is that all matter, first इसका postulate क्या, all matter is made up of tiny particles called atom. फर्स्ट पोस्टुलेट सुनते जाइए और समझते हैं कि जितने भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। यानी मेरे हाथ में ये चौक है, मैं इसको डिवाइड करते जाऊं, ऐसे करते जाऊं, तो एक ऐसी स्टेज आएगी इसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको मैं क्या कहूंगी, आपका एटम, राइट। सेकेंडली इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं एटम इज इनडिविजिबल इन नेचर। एटम क्या होता है, इनडिविजिबल इन नेचर है, मीन्स which can neither be created nor be destroyed. इसका मतलब है कि इनडिविजिबल इन नेचर है, यानी आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, जितने एटम्स आपके पहले थे उतने ही एटम्स बाद में होंगे, आप उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। अब इस चीज को सुनो, इनडिविजिबल इन द नेचर, इनडिविजिबल का मतलब है कि which cannot be divided further, but in the next chapter which is your structure of the atom, you will see that this atom can be further divided into the 3 subatomic particles, and these particles are known as electron, proton and the neutron. उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोलेंगे, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर उसका एटॉमिक मास बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर जाते हैं, मूव करते हैं, we will discuss later. अभी ये समझो कि एटम इज इनडिविजिबल इन द नेचर which can neither be created nor be destroyed, यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की उसको क्या बोला गया है, एटम बोला गया, और उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग, दिस इज इनडिविजिबल इन द नेचर which cannot be divided further, but it can be divided further. ये सिर्फ ड्रॉबैक है, साथ के साथ बता रही हूँ what are the drawbacks of the Dalton's atomic theory, कौन कौन से की, ये ठीक है, इसकी कोई ड्रॉबैक नहीं है, पॉइंट बिल्कुल ठीक है, ये आज तक माना गया, बट ये पॉइंट है, इसको आपका चेंज किया गया, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इनडिविजिबल है, लेकिन इन एक्चुअल द एटम कैन बी डिविजिबल and it can be further divided into the subatomic particles, and these subatomic particles are known as the electron, proton and the neutron. Understand? Third one क्या कहता है कि atoms of an element are having similar chemical and physical properties. Right? What does it mean? कि एक
एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको क्लोरीन ही बताया था कि जिसका एटॉमिक मास बताया 35.5 and it is present in the different forms in the environment. So atoms of an element are having the similar chemical and the physical property. उसके अकॉर्डिंग इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए. बट इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू फॉर आइसोटोप्स. अब आइसोटोप्स क्या होता है, आपको आइसोटोप्स का पता होना चाहिए. आइसोटोप्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट, इसलिए इसी में बता रही हूँ. Isotopes are of the same element which are having the same atomic number but different mass number. जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन जो उनका मास नंबर है वो अलग अलग हो जाएगा. जब मास नंबर अलग हो गया यानी उन दोनों का मास अलग हो गया तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपकी एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. एंड दैट विल नॉट बी सेटिस्फाइड दिस थर्ड पॉइंट, यानी इट इज नॉट ट्रू फॉर द आइसोटोप. आइसोटोप को पूरा का पूरा आएगा, विल एक्सप्लेन लेकर. अभी आपको ये बताती हूँ कि जो क्लोरीन 1735 है, क्लोरीन 37 है, इनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर है, दैट आर नोन एज योर आइसोटोप. Isotopes are of the same element which are having the same mass number but different atomic masses, that are known as your isotopes. ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा. फोर्थ वन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स have different properties. इसके अकॉर्डिंग क्या, जितने भी एलिमेंट्स है यदि वो एक दूसरे से डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होगी. बट नॉट ट्रू फॉर आइसोबार्स. बट ये आइसोबार्स के लिए ठीक है. अब आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स आर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. उनका एटॉमिक मास तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा. अब जब उनका मास सेम हो गया तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो एक दूसरे से क्या होंगी, इंटर रिलेटेड होंगी, कुछ आपकी एक हद तक मिलेंगी. तो इसके अकॉर्डिंग भी ये जो पॉइंट है उसका पोस्टुलेट है, दैट विल आल्सो फेल. ओके, दीज आर फोर. फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी विल डिस्कस. फिफ्थ वन इज दैट atoms combines in the ratio of whole number. कि जैसे मैंने कहा H2 प्लस O2 है तो 1:2:32 था, 2H2 4:32, तो 1:8 के रेशियो में, यानी जो रेशियो होगा दैट विल बी द होल नंबर. वो आपका किसके अंदर होगा, आपका होल नंबर के अकॉर्डिंग होगा. एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ द होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड्स ऑफ द बॉन्ड. राइट, दैट विल बी द फिफ्थ पॉइंट. सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर. अकॉर्डिंग टू दैट सिक्स्थ पॉइंट, the relative number and kinds of atom are constant in a given compound. राइट, ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल दिया था मैंने 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट है बाय देयर डोमेना, तो रिलेटिव नंबर ये हमेशा 1 होगा और ये हमेशा कितना होगा, 2 एटम इसके और एक एटम ऑक्सीजन का हमेशा मिलकर आपका क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल. अब मैं बता रही हूँ नंबर 2 इसके और 1 इसके क्या बनाएंगे, आपका एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो ये लॉ भी ठीक था उसका, ये लॉ भी ठीक था और इसका ये लॉ गलत गया, ये वाला गलत गया और इसकी क्या है आपकी एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ होल नंबर. ये होल नंबर में नहीं होता है, कई बार क्या होता है आपका पार्शियली भी होता है कि एक 1 के रेशियो में कर और एक 1.5 के में कर रहा है. तो दैट विल बी द लॉ ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट इज रिलेटेड टू द एटम्स. कि एटम कैसे हुआ, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू लर्न ऑल द 6 पॉइंट इन दैट. एंड that is about your Dalton's atomic theory. अगला next topic एटम क्या होता है, एटम की कौन सा बड़ा है, we will discuss in the next.
Okay.